and welcome to all of my dear students. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये नया वीडियो लेक्चर आपके केसीआर मैम के साथ। तो आपको पता है हम हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हमने इस चैप्टर के एनर्जी के कंसेप्ट तक पहुंच गए। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल देखे, काइनेटिक एनर्जी के भी मैंने डायग्राम कुछ आपको समझा के बताई, ग्राफ की हेल्प से भी मैंने काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बताई, साथ में ही मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। चलो बेटा स्टार्ट करें। तो देखो अभी जैसे कि आपको मैंने एनर्जी के बारे में बता दिया, एनर्जी के दो टाइप बताए, पोटेंशियल एंड द काइनेटिक। मतलब ये तो बेसिक में ही बताया मैंने आपको। उसके बाद में पोटेंशियल में आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स से। अब सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? सो फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ वर्क डन against the forces gets conserved in the body in form of potential energy। जब नेचर में कोई वर्क डन होता है और अगर वो वर्क डन बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर स्टोर होता है तो उस फोर्स को, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, जिस फोर्स की वजह से क्या हुआ? वर्क डन। मान के चलो मैंने ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के बाद ऑब्जेक्ट वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यही वर्क डन करते समय वो अपने इसी काम को अपने बॉडी के अंदर अगर एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है तो वो फोर्स कहलाता है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड ऑल द सेंट्रल फोर्सेस, जो सभी सेंट्रल फोर्सेस जो बॉडी के सेंटर पे एक्ट होते हैं, वो सभी सेंट्रल फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। जिन फोर्स की वजह से वर्क डन होता है और अगर वो वर्क डन बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है तो वही फोर्स कहलाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जिसके मैंने एग्जांपल में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलास्टिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव ही फोर्स है, ताकि बॉडी अगेन अगर ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ तो बॉडी अगेन मोशन में आने के लिए इसी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगी। तो इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्सेस इज कंजर्व्ड एंड गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो मैं आपको हाल ही में अभी बता चुकी हूँ कि यस, बॉडी जिस फोर्स की वजह से वर्क डन करती है, अगर वो वर्क डन बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है तो वो फोर्स कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। और यही कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी हुई कि बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट द वर्क डन। नाउ द नेक्स्ट, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो इन अ कंप्लीट साइकिल। और पूरे होल साइकिल में जो वर्क डन हुआ नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? जीरो, क्योंकि होल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉडी इज एट द रेस्ट पोजीशन। जैसे मैंने काम किया और रात में मैं सो गई, तो रात में जब मैं सो जाऊंगी तब मेरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, एट दैट टाइम वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो ये उनको कहना है कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो इन अ कंप्लीट साइकिल। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन सा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस वर्क डन अगेंस्ट विच
does not get conserved in the body in the form of potential energy. उसके अपोजिट में अगर कोई बॉडी किसी फोर्स की वजह से वर्क डन कर रही है और अगर वो वर्क डन बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं आ रही है, बॉडी मोशन में ही है, तो वो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सुनो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स में बॉडी के साथ होने वाला वर्क डन बॉडी के अंदर में स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसीलिए आफ्टर सम टाइम बॉडी इज एट द रेस्ट पोजीशन. बट अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में नहीं आ रही है तो समझ जाना कि बॉडी के ऊपर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे यहां देखिए, आपको पूरे पिक्चर में बॉडी कहीं पे भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं दिखेगी. दैट मीन्स इस समय इस बॉडी के ऊपर में एक्ट होने वाला जो फोर्स है बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. और इसके पहले जो मैंने आपको इलास्टिक फोर्स वाला एग्जांपल दिखाया उसमें थोड़े मिनट के लिए बॉडी रेस्ट में आ रही थी या थोड़े टाइम के लिए बॉडी रेस्ट में आ रही थी. तो ये फर्क है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में. चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्सेस डज नॉट गेट कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पहली प्रॉपर्टी, इस केस में बॉडी के साथ होने वाला वर्क डन बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व नहीं होता. दूसरी बात, वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0. यस बोलो बोलो, यस राइट, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे बॉडी ना तो रेस्ट पोजीशन में आ रही है, बॉडी कंटिन्यूअसली वर्क डन किए जा रही है, so work done in a complete cycle is not 0. So these are the main difference in between the conservative forces and the non-conservative forces. बराबर ध्यान से सुनना बेटा, आने के बाद हम आपसे सवाल करेंगे और सवालों का जवाब आपको देना होगा. ओके चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा पावर. यस, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, फोर्स हो गए. अब देखते हैं पावर के बारे में. तो चलो, पावर किसे कहते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपने कितना वर्क डन किया, कितने टाइम में, और वो जो रेशियो निकाला जाएगा वो कहलाएगा पावर. दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज द पावर. अगर एक इंसान को खाना बनाने के लिए 10 मिनट लगते हैं और दूसरे इंसान को वही सेम खाना बनाने के लिए पूरा 1 आवर लगता है, तो ऑब्वियस है किसका पावर ज्यादा है? 10 मिनट में खाना बनाने वाले का या 1 घंटे में खाना बनाने वाले का? ऑब्वियस है आप बोलोगे मैम 10 मिनट में खाना बनाने वाले का पावर ज्यादा है. दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट द पावर. ओके चलो, अब यहां ध्यान दीजिए, डायग्राम आपको दिख रही होंगी. पहले इस बॉडी को देखिए और इसको देखिए. आपको कौन एनर्जेटिक लगता है? किसका पावर ज्यादा लगता है? ऑब्वियस है इसका, क्योंकि ये उसी काम को फटाफट कर रहा है, उसी काम को ये स्लोली कर रहा है. तो सिंपल सी बात है ना बेटा, इसका पावर इसके कंपेयर में क्या होगा? ज्यादा. मतलब जो कम समय में वही काम कर रहा है, जिसको वही काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, तो हम सीधा बोलेंगे इसकी स्पीड ज्यादा है काम करने की. ये तो बड़ा लेमड़ा है, दैट मीन्स द लेंदी है, लेजी है. So that is the nothing but the concept of the rate of doing work with respect to time. तो ये बात यहाँ पे मैं आपको समझा के बता रही हूँ. दोनों इंसान वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये फास्ट कर रहा है, ये स्लो कर रहा है. इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है और इसका पावर कम है. चलो, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ द पावर, एवरेज पावर. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total work done by the body to total time taken. It is nothing but the ratio of total work done by the body total time taken. So average power, total work done upon total time taken, that is nothing but equal to the delta W upon T. Delta W is the total work done, is equal to
work done upon time, nothing but the definition of the power. Work done is equal to force into displacement upon time, and you know very well displacement upon time क्या होती है बेटा? velocity. So force into velocity. तो देखिए एवरेज पावर निकालने का फार्मूला टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन नथिंग बट इक्वल टू फोर्स into displacement upon time, but displacement upon time is equal to velocity. So finally force into velocity is nothing but the total average power. समझ में आ गया? So this is the formula to calculate the average power. चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अब इस पॉइंट में मैं आपको यूनिट्स बता रही हूं, ये ध्यान में रखना. These are the most important points for your competitive exam, for your competitive corner, okay, and for your updated knowledge. So please be listen here. यूनिट ऑफ पावर होता है वैट. पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? वैट. 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वैट. 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वैट. 1 गीगावाट इक्वल टू 10⁻9 वैट एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वैट. जब पानी की मशीन खरीदी जाती है, मोटर पंप जिसे बोलते हैं, उस समय दुकानदार को यही पूछा जाता है इसका हॉर्स पावर कितना है, मतलब इसका काम करने की कैपेसिटी कितनी है, इसकी काम करने की एबिलिटी कितनी है. यही बात ये बता रही हूं मैं आपको कि हॉर्स पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ पावर. सो ऑल ऑफ दीज आर द यूनिट ऑफ पावर. कन्वर्शन फैक्टर ऑफ द यूनिट ऑफ पावर. अगेन 1 unit of power is watt, 1 kilowatt 10⁻³ watt, 1 megawatt 10⁻6 watt, 1 gigawatt 10⁻9 watt and 1 horsepower equal to 746 watt. So all of these are the conversion factor about the power. Now next topic is the efficiency. Yes, अगर हमने कोई मशीन खरीदी है, अगर हमने कोई हीट इंजन लिया है, तो हम उसकी इफिशियंसी देखते हैं कि ये सही में कितना वर्कआउट कर सकता है. तो इफिशियंसी भी एक कंसेप्ट पावर में ही आता है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट. यस, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट. मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. आप कितना इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, इसके ऊपर में उस इंजन की इफिशियंसी डिपेंड करती है. या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये कहती है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट. ओके, नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, दैट इज द इफिशियंसी. चलो, इफिशियंसी का सिंबल होता है बेटा ये ईटा. इसको ईटा कहते हैं. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, नथिंग बट इक्वल टू द आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, नथिंग बट इक्वल टू द आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन. सो ऑल ऑफ दीज आर द फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन. और सही बात है, मैं कितना दे रही हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, इसी पर से तो ही हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यही कंसेप्ट किसके लिए हो बेटा? इफिशियंसी के लिए. कितना इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, उसी पर डिपेंड करती है इफिशियंसी. चलो यहां पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज इफिशियंसी. इफिशियंसी हो गया. अब परसेंटेज इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो देखिए, परसेंटेज इफिशियंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इफिशियंसी. सो परसेंटेज इफिशियंसी निकाली जाती है, efficiency get multiplied by 100. Then efficiency का फार्मूला आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, या फिर आउटपुट वर्क डन अपॉन इनपुट वर्क डन एंड मल्टीप्लाइड बाय द 100. Then this formula is usable to calculate the percentage efficiency of any heat engine. Now let's see here. Yes, ये डायग्राम आपको क्या शो कर रही है? पावर, उसकी इफिशियंसी. समझ में आ गया? अगर ये उठा सक रहा है इजीली, दैट मीन्स इट हैज द ग्रेट पावर. ओके, तो इस टर्म के साथ में, इन कंसेप्ट के साथ में मैंने जो चैप्टर चालू किया था बेटा, कौन सा? वर्क
एनर्जी एंड पावर, तो मैंने खत्म भी पावर स्टेशन पे ही आके किया। तो यहाँ पे हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बेसिक का चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आप मुझे पूछिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, सो प्लीज कमेंट इट। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टर्म के साथ हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहीं इसी समय पे आपके केसीआर मैम के साथ। टिल देन क्या बोलती हूँ मैं बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।